गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और सारे सीरीज टाइप मतलब जितना भी सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन का हो सकता था अलग अलग केस देखे थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े उसके पिछले क्लास में मेथड ऑफ सक्सेस रिमूवल मतलब या रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन सक्सेस रिडक्शन देखा था हमने, सक्सेसिव रिडक्शन। उसके बाद फिर हम देखे थे कि अगर मेरा वायर अगर सेम है तो उसका पोटेंशियल्स मतलब वायर में कुछ कम नहीं लगा हुआ है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, ये हम लोग देखे थे। फिर उसके बेस पे डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, है ना, जिसमें सीरीज कम्बिनेशन का, पैरेलल कम्बिनेशन का। ठीक है, आज एक नया प्रॉब्लम और देख रहे हैं, नए टाइप का कर सकते हैं हम, जिसको हम लोग कहते हैं लैडर प्रॉब्लम। इसमें जितना तरह का टाइप हो सकता है वो सब हम लोग देख लेंगे ताकि आपको टेंशन ना हो, फिर जैसा कोई क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते। देखिए इसमें पहला एक टाइप ले रहे हैं। एक्चुअली ये लैडर प्रॉब्लम में बेसिकली कैसे किया जा सकता है, देखिए जनरल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम यहीं पर एंड कर दें तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर हम इसका कैपेसिटेंस दे दें कि ये C1 C2 है, ये भी C1 C2 है और ये भी C1 C2 है, एंड आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और वो फिर C2 के साथ पैरेलल हो जाएगा। फिर उसके बाद उस हिसाब से ये चलता चला जाएगा, C1 C2 सीरीज हो गया, C1 के साथ फिर ये जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, है ना, और वो फिर इसके साथ सीरीज हो जाएगा C1 के साथ, और फिर ये चारों का जो इक्वेट करके लास्ट में रिजल्ट मिला वो C2 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल, और फिर वो रिजल्ट C1 के साथ सीरीज हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इसमें C1 C2 का अगर हमको वैल्यू मिला हुआ रहे तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ कहाँ होगा, तकलीफ होगा लेकिन तब जब हम इसको इनफाइनाइट तक कर दें, मतलब यही कॉम्बिनेशन हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, ये देखना है, मतलब क्या दिक्कत हो सकता है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक कंडीशन हम लोग पढ़ते थे बचपन में, कंडीशन क्या कह सकते हैं, एक फ्रेज था, ए ड्रॉप इन अ ओशियन, पढ़े हैं ना, समुद्र में एक लोटा जल डाल दो, एक लोटा पानी निकाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। यहाँ भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। इस इनफाइनाइट से अगर हम कुछ हटा भी दें तो इसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट ऐसे होगा उसके साथ या उसके हटाने पे कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इस पूरे यूनिवर्स में आपके एक होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगल बगल बहुत फ़र्क पड़ जाए, लेकिन पूरे यूनिवर्स में हमारे होने से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट से भी कम है। अगर देखा जाए तो अर्थ ही एक पॉइंट से कम है, तो हम लोग तो छोड़ दीजिए, फिर भी लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। देखिए तो बात यह है कि इस इनफाइनाइट से कुछ एक हटा दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हटाएं, आपने बोल दिया कि इसमें से कुछ एक हटा दो, इसके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो याद हमेशा रखना कि इसमें उतना ही का वैल्यू काटो, इतना ही हटाओ जिसके कारण सीरीज वैसा ही लगे देखने में जैसा पहले से था। जैसे देखो, अगर हम यहाँ से हटाते हैं, इस पूरे को हटा के छोड़ देते हैं, तो इसका रिजल्ट जो भी आए पता नहीं है, लेकिन ये सीरीज वैसा नहीं लगेगा देखने में जैसा पहले था। लेकिन अगर हम ये चीज़ यहाँ से काटे होते, इसको हटा देते हैं हम, तो फिर सीरीज वैसा ही लगता देखने में, ये पूरा कॉम्बिनेशन जैसा कि ये पहले से था, मतलब इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये अभी पूरे का रिजल्ट x है, अगर इक्विवेलेंट, अगर मान ले कि पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है अभी पूरे का,
तो इसके हटाने के बाद भी इसका क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। यानी इसका अभी x है तो इसके साथ भी x है, और इसको हटा के भी क्या करेंगे, x ही रह जाएगा। तो प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं, चलो इसको पहले नाम दे देते हैं इसका mn। तो मान लिए कि C इक्विवेलेंट कितना है, x है, यानी mn के अक्रॉस जो कैपेसिटर होना चाहिए वो x का एक कैपेसिटर होना चाहिए, और इसके रहने ना रहने के बाद भी क्या रहेगा, ये x ही रहेगा। यानी कहने का मतलब कि x C2 और C1 का भी इक्विवेलेंट कितना रहना चाहिए, x ही रहना चाहिए। यानी बेसिक ट्रिक क्या है, पहले तो एक काटो ऐसा कैपेसिटर का कम्बिनेशन जिसके बाद कटने के बाद भी वो कम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहिए। मान लो भाई यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये अब इसमें नहीं है तो भी वैसा ही लग रहा है देखने में, है ना, बस सही है। और सबसे स्मॉलेस्ट काटते हैं ताकि हमको सॉल्व करना आसान हो। अगर हम लार्जेस्ट काट लेते, जैसे कि अगर हम इसमें से 2-3 के बाद भी काटते, रिजल्ट तो वही रहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टिपिकल हो जाता। जहां आप एक केस सॉल्व करिएगा सीरीज पैरेलल का, वहां आपको कम से कम 3 सॉल्व करना होगा, तो आसान एक वाला होता है। तो देखिए हमने क्या माना था, C इक्विवेलेंट x है, x रख दिया हमने यहाँ पे। अब x C2 और C1 का भी रिजल्ट x ही आना चाहिए, क्योंकि इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये C1 और ये हो जाएगा हमारा C2 प्लस x, पैरेलल है तो होगा ना, ठीक है। अब C2 प्लस x और C1 क्या हो गया, अगर हम ध्यान से समझें तो ये दोनों अभी फिलहाल सीरीज में है ना। तो इस हिसाब से x इक्वल्स क्या आ जाएगा, x इक्वल्स आ जाएगा C1 इंटू C2 प्लस एक्स बाई C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा कि C1x होगा, C2x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इक्वल C1 C2 होगा, प्लस फिर C1x होगा। और आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि C1x कट जाना चाहिए, तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि हम इसको काट दें। रिजल्ट क्या बना, तो एक्स स्क्वायर प्लस C2x माइनस C1 C2 इक्वल्स 0, ये रिजल्ट बना हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज तो नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे आपका डिस्क्रिमिनांट से, है ना। डिस्क्रिमिनांट से क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, x का माइनस बी यानी माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 a की जगह 1 है और c की जगह ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4c1 c2 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से समझिए, x है क्या, कैपेसिटेंस का वैल्यू है जो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो इन दोनों का निगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा दीजिए, तो रिजल्ट क्या लिखिएगा, रिजल्ट लिखिएगा अंडर रूट C2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। क्यों कॉमन ले रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक फाइनल रिजल्ट देना चाहते हैं, 1 प्लस 4 C2 स्क्वायर कॉमन लिए ना, तो C1 अपॉन C2 हो जाएगा, C1 अपॉन C2, ठीक है। फिर यहां हो जाएगा माइनस C2 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट हो जाएगा अब आपका यहां से C2 कॉम, देखिए C2 का स्क्वायर क्यों लिए थे वो समझिए, C2 का स्क्वायर बाहर आके C2 बन जाएगा, बनेगा ना, हाँ। तो C2 हो गया इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन ले लिए, क्या बन गया 1 प्लस 4 C1 अपॉन C2 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में आपको जनरली दिया रहता है, जनरली जो क्वेश्चन दिया रहता है वो दिखा रहे हैं, जनरली जो इस क्वेश्चन में दिया जा सकता है वो है C और C, हर जगह C ही रहेगा ना। जनरली जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपने किताबों में वो यहाँ भी C और यहाँ भी C रहता है, वैसे रहता है सॉल्व करने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर C और C है इसका मतलब क्या है कि C1 और C2 दोनों का वैल्यू C रख देना है, तो यहाँ भी C रखिए यहाँ भी C रखिए, C कट गया, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ C यानी C इंटू रूट 5 माइनस 1/2 आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो।
चलिए हो गया आप लोग का नोट। इसको बोले थे एज ए फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, आप रिजल्ट याद कर लो, जैसे भी समझना आना है प्रोसेस को, ठीक है ना। अगर ये प्रोसेस अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, ये प्रोसेस अगर हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि एक और सवाल देखते हैं। C3 यहाँ लगाते हैं, यहाँ भी C3 लगाते हैं, यहाँ भी C3 लगाते हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरह से कम्बिनेशन है। इसमें 2-3 सवाल देखेंगे इस टाइप का, है ना। चलिए ट्राई करिए, देखिए कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि पूरे का x, तो यहाँ पे ये तो x लगेगा नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ये C3 आ जाएगा, है ना। हम चाह रहे हैं कि इसका भी एक आपको रिजल्ट दे दे इसी तरह से, ताकि फिर आप वो कभी भी सॉल्व करो तो आपको दिक्कत नहीं हो, आप एक रिजल्ट याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो हमको समझ में आ ही रहा है कि आप लोगों को प्रोसेस से ही सॉल्व करना अच्छा लगता होगा, लेकिन चलो ठीक है, रिजल्ट याद हो जाए तो क्या दिक्कत है। याद रहेगा ना इसका रिजल्ट, C2 √1 + 4C1/C2 - 1/2 याद रहेगा। चलिए देखते हैं, मानते याद रहेगा। ये C3 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत है कि यहाँ के बाद x क्या लिखेंगे। एक बात याद रखना, वो रिजल्ट हम अभी लिख भी दे रहे हैं कि अगर मान लो ऐसे हो C1 C2 C3, ये सीरीज में हो, किस में हो, सीरीज में हो, तो इसके C का रिजल्ट जो होता है इक्विवेलेंट वाले का, ठीक है। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि हम कैसे लिखे हैं, लेकिन ये हम लिख रहे हैं कि थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है। अरे दिखेगा नहीं यार, C1 C3 C2 C3, 1 है तो 2 3 आ गया, 2 है तो 1 3 होगा, और 3 है तो 1 2 और C1 C2। हाँ ठीक है, ये इस तरह से ये रिजल्ट होता है, ठीक है। कैसे आया, वही 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, C1 C2 C3 एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो ऊपर क्या होगा, जिधर जिसका C1 उसमें C2 C3 आएगा, जिसमें C2 उसमें C1 C3 आएगा, जिसमें C3 उसमें C1 C2 आएगा, वही चीज़ है बस डायरेक्ट। तो चलो यहाँ से x निकालते हैं। तो x क्या हो जाएगा, C1 C3 × C2 + x डिवाइडेड बाई C1 C3 C1 C2 + C1x। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C2 C3 + C3x। अब ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या लिखाएगा देखिए, तो C1 C3 x। एक्चुअली इसको इसलिए x यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी आपका C1 C3 x आएगा, जो कि कैंसिल किया जा सकता है ना, इसलिए इसको किए हैं, बाकी को नहीं करेंगे। बाकी इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में हम C2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में हम C2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो C2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 + C3 × x होगा। देखिए x तो इसमें भी आना था, x इसमें भी आना था, लेकिन C2 कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ कि वो C1 + C3x आ गया। अब वैसे ही x इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो x कॉमन ले लो, एक्चुअली x² कॉमन लो। क्यों x² कॉमन लोगे, क्योंकि एक x उसके पास है और एक x हम उसको भेज रहे हैं, तो यहां भी आ गया C1 + C3। समझ में आया क्यों हम C1 + C3 की तरह कर रहे थे, इसके कारण से कर रहे थे। C1 C2 C3 + C1 C3x, ठीक है। अब हमको इक्वेशन मिल चुका है, x² C1 + C3 + C2 C1 + C3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस C1 C2 C3 = 0। अब हमने जो x का फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a, जो डिस्क्रिमिनेंट रूल हमने पढ़ा था, है ना। तो उसी हिसाब से पहले इसको तो मिटा दे रहे हैं हम, और ये पूरा डायग्राम भी जो भी है सब मिटा दे रहे हैं। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ से,
x इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, माइनस बी, तो इसका माइनस, तो x देखिए ध्यान से देखिएगा, x इक्वल्स हो जाएगा माइनस ऑफ C2 इंटू C1 प्लस C3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर होगा जो है b का, यानी C2 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C3 का स्क्वायर माइनस 4AC, a और c, और माइनस है और माइनस वहां फॉर्मूले में भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4C1 C2 C3 C1 प्लस C3, ये रिजल्ट आ गया हमारा। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा ट्वाइस ऑफ 2a, a का वैल्यू यही है C1 प्लस C3। तो अब देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा होगा कि C1 प्लस C3 तो हर जगह है, क्यों ना कॉमन लेके हटा दिया जाए। रिजल्ट आपने सही सोचा है, वही करेंगे हम लोग, ठीक है, कॉमन लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे C1 प्लस C3 का स्क्वायर, ताकि C1 प्लस C3 बाहर आ जाए और वो कैंसिल हो जाए। लेकिन C2 का स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है हमको, क्यों ना यहाँ पे C2 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया जाए। देखिए क्या लिखेंगे, कैसे रिजल्ट लिखेंगे, इसको तो नोट कर चुके हैं। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे भी कई बार हट जाते हैं, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा C1 प्लस C3, कॉमन रहने दो, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए, माइनस C2 इंटू C1 प्लस C3, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो प्लस माइनस, एक काम करें, एक चीज़ तो कर सकते हैं, माइनस वाला हटा सकते हैं टर्म, क्यों, क्योंकि माइनस को तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है, हेंस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला हटा दिए, आप समझ में आ रहा होगा क्यों हटाएं, क्योंकि निगेटिव का वैल्यू हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता है। C2 इंटू C1 प्लस C3 कॉमन ले लिए, ये अंडर रूट में क्या होगा, 1 होगा, बहुत सही है, 4 होगा, ये भी सही है, इसके डिवाइड में आएगा 4C1 C2, देखो क्या होगा, पहले ध्यान से समझो, पुराने लिखेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए, इतना के डिवाइड में ये टर्म आएगा स्क्वायर में, तो इससे इसका एक स्क्वायर उड़ जाएगा, C2 से इसका एक स्क्वायर उड़ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, C1 C3 डिवाइड में C2 इंटू C1 प्लस C3, ये रिजल्ट आ गया। और डिवाइड में तो हमारे पास एक है ही, क्या है, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C3। अब ध्यान से अगर आप समझें तो C1 प्लस C3 कॉमन लेके हटा सकते हैं हम, इन दोनों में कॉमन लेके इससे, और C2 कॉमन लेके एक रिजल्ट लिख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, तो रिजल्ट लिखेंगे हम लोग x का, C2 कॉमन ले लो, ये दोनों तो सब कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस, नहीं ऐसे रूट ना है, रूट y2 कर दो, 1 प्लस 4C1 C3 डिवाइड बाई C2 इंटू C1 प्लस C3, ठीक है, और -1, ये रिजल्ट आया आपका x का, देख लो। अब बाकी इसमें जो भी रिजल्ट दे आप इस पे रखो, आपको ऐसे प्रोसेस भी समझ में आ ही गया है कि कैसे सॉल्व करना है। प्रोसेस में क्या था कि आपने करना है एक को कट, ऑब्वियसली कि फर्स्ट वाले को ही कट करोगे, है ना, ठीक है, और उसके रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके साथ हम मान लिए कि सी इक्विवेलेंट एक्स है, उसके साथ सी इक्विवेलेंट क्या मान लिए, एक्स है, ठीक है, उसके साथ एक्स मान लिए। अब उसके साथ एक्स हो या उसके बिना एक्स, दोनों एक्स ही होगा, तो चलो ठीक, इसको जब हटाए थे तो उसके बिना भी एक्स और उसके साथ भी एक्स, देखो, है ना, और ये तो C2 प्लस एक्स था, याद होगा आपको। एक बार इसको देख के समझो अच्छे से। एक और क्वेश्चन बताते हैं इस पे लास्ट। चलिए, तो नोट हो गया आप लोग का। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करके एक नया सवाल देखते हैं, ठीक है। तो बस इसमें भी आप देखो, अगर सवाल को तो दे रहे हैं, ठीक है,
मान लो इसमें भी हमको दिया हुआ था वैल्यू कि C1 C2 और C3 C होता, ठीक है, तो फिर वहाँ हम लोग रख देते हैं ये C², ठीक है, और नीचे ये 2C² होगा, C² कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 1 3 √3 माइनस 1 C/2 आंसर। ठीक है, कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है ना? चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि ये C है, ये भी C है। बोलोगे सर तो क्वेश्चन तो देखने में सेम ही लग रहा है सेम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये C है, ऐसी इस तरह से सीरीज चल रहा है, और बट यहाँ क्या हुआ, ये KC हो गया, मतलब K टाइम मल्टीपल C का, ये भी KC हो गया, और फिर वह जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। फिर अगला जो है वो K² हो गया, फिर ये भी, और ये कहाँ से आ गया बीच में, तुम कहाँ से आ गए यार, K² हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड C इक्विवेलेंट। इसका C इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। ये कुछ हद तक थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग हर जगह C देख रहे थे, यहां क्या हो रहा है कि हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है, पहले C फिर KC फिर K²C, इस तरह से हमारा कैपेसिटर बढ़ रहा है। तो करेंगे क्या, सोचो, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, ये तो फिक्स है बाबू कि पूरे का हम पहले कुछ मान लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जैसे हम लोग पीछे भी सॉल्व किए थे, तो हम लोग पहले मान लेते हैं x है, मतलब पूरा सॉल्व करेंगे तो x आएगा। अब देखो यहां से अगर हम काटते हैं, देखने में सीरीज वैसा ही लग रहा है, हमको देखने में सीरीज वैसा ही लग रहा है, लेकिन एक फर्क पड़ गया है, जो कैपेसिटेंस यहां था उसका ये K टाइम हो गया है। समझ रहे हैं बात को आप, कि जो कैपेसिटेंस यहां था C, उसका यहां K टाइम हो गया है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कहने का मतलब क्या होगा, इसमें सोचना कुछ खास नहीं है ज़्यादा, ये याद रखना है कि ये C और ये C तो रहेगा, आपने टोटल का इक्विवेलेंट x माना है m और n के क्रॉस, m और n के क्रॉस आपने C इक्विवेलेंट कितना मान लिया है, x, लेकिन हटाने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम इंक्रीज किया है, तो आप पहले जहां यहां x लिखते थे वहां यहां पर हो जाएगा kx, क्योंकि K टाइम कैपेसिटेंस बढ़ गया है। अब बस सिंपल सॉल्व, kx प्लस C पैरेलल, फिर वो उसके साथ सीरीज, और फिर वो x के इक्वल, सिंपल। देखो क्या होगा, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा इसको और एक बार और इसको थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, एक और डायग्राम बना लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करने में। ये mn, ये C, और ये हो जाएगा kx प्लस C, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, x इक्वल्स क्या लिखेंगे, तो x इक्वल्स लिखेंगे kx प्लस C इंटू C1 C2, सीरीज वाला में करते थे ना भाई, C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2,
तो kx प्लस सी यानी ये 2c हो गया। समझदार तो आपको ही। तो देखो क्या आएगा रिजल्ट, kx स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल्स kcx प्लस सी स्क्वायर। तो ये इसमें आएगा, कॉमन होगा cx, तो 2 माइनस के आ जाएगा। तो रिजल्ट कुछ ऐसा लिखाएगा, kx स्क्वायर प्लस 2 माइनस के मल्टीप्लाइड बाई cx माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स 0, जो कि एक एकदम ईजी सा चीज़ है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देना है हमको। तो x का वैल्यू फिर वही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 2 थोड़ा सा और स्पेस ले लो, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, एक्चुअली माइनस वालों को लिखे या नहीं लिखे, इसलिए अगले स्टेप में हटा देंगे, प्लस माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर और माइनस 4k माइनस 4ac। एक्चुअली c भी है ना सब में, तो c स्क्वायर होगा एक्चुअली पूरे में, और यहाँ भी एक c होगा, ठीक है। हाँ तो छोड़ो जो भी है, तो यहाँ 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रिजल्ट में कुछ ऐसा लिखाएगा कि यहाँ पे एक और टर्म आएगा प्लस में 4kc स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई 2k। अब अगर तुम ध्यान से समझो तो ये 4kc स्क्वायर, ये माइनस 4kc स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर सब में मल्टीप्लाई है ना, कट जाएगा। तो और रिजल्ट क्या लिखाएगा, तो रिजल्ट ये लिखाएगा, इसको अंदर कर लेना है, ये kx प्लस सी यहाँ आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, k माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइड माइनस हटा देना है बाई 2k। अब देखो ध्यान से, ये सी स्क्वायर का बाहर सी आ जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा c कॉमन बाई 2k अंडर रूट 4 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। ये रिजल्ट आ गया आपका x का, नोट कर लो इसको, ये आ गया आपका c इक्विवेलेंट। समझ गए इसको, बस इतना याद रखना होगा, ये सारा चीज़ आपका जो भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये सेम आपका रेजिस्टेंस में भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि वहाँ भी कम्बिनेशन का फॉर्मूला है हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल का, बस ये उल्टा होता है। ये है कि जो हम लोग यहाँ कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन देखते हैं पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाता है, और वहाँ क्या रहता है, वहाँ पैरेलल वाले में, वहाँ सीरीज में आपका R1 प्लस R2 होता है, और यहाँ पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है। उसका भी कुछ रिजल्ट ऐसा है, देखो उसका कारण भी है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही है। अगर आपको इसको ये याद रहेगा तो फिर कभी भी किसी का भी कम्बिनेशन बिना याद किए याद कर लोगे। देखो V इक्वल्स आई आर हम लोग पढ़ते हैं, Q बराबर क्या पढ़ते हैं, सी भी पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो V इक्वल्स यहाँ से क्या आ जाएगा, Q बाई सी आएगा, यानी ऐसे कर सकते हैं 1 बाई सी इंटू क्यू। एक्चुअली अगर तुम इसको कंपेयर करोगे इन दोनों को, जैसे ये V इजिकल टू 1 बाई सी इंटू क्यू और ये R इंटू आई, कंपेयर करके देख लो, समझ में आ जाएगा भैया। V की जगह V है, जो सीरीज और पैरेलल में अपना अपना स्थान रखता है, पैरेलल में सेम होता है, सीरीज में ये डिफरेंट होता है। और I के तरह ही Q चलता है, चार्ज Q के कारण ही तो I डेवलप होता है, रेट चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये वैसे ही आपका सीरीज वाले में सेम होता है, जैसे चार्ज सेम होता है, और पैरेलल वाले में डिफरेंट होता है, जैसे चार्ज डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से क्या समझ में आया कि R जो है, R की जगह 1 बाई सी रख दो, या C की जगह 1 बाई R रख दो, बात एक ही है। तो जैसे अगर हमने पैरेलल का पढ़ा है यहाँ पे C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वैसे ही क्या हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल में पढ़ा है हमने, पैरेलल का कॉम्बिनेशन है या पैरेलल का, ठीक है। सीरीज वाले का क्या है, तो सीरीज वाले के लिए हम इसमें क्या लिखे थे, कैपेसिटेंस वाले में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो वैसे ही इसका उल्टा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों उल्टा होता है ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि R की जगह पर यहाँ पे 1/C आ गया, वो एक्चुअली अपोजिट टाइप का रिलेशन है। वैसे ही ऐसा एक रिलेशन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब इंडक्टर में पहुँचेंगे, E बराबर L इंटू DI/dt, जहाँ पे L को इंडक्टेंस कहते हैं कॉइल का। तो फिर यहाँ देखो E क्या है, पोटेंशियल, L और DI/dt। तो कंपेयर कर लो इसको V बराबर IR से, V बराबर R इंटू आई से, देखो सेम रह गया, V की जगह V, I की जगह I, L की जगह R, है ना। तो सेम सीरीज की तरह चल जाएगा, किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह चल जाएगा। क्या चल जाएगा रेजिस्टेंस की तरह, यानी L का इक्विवेलेंट लिखाएगा आपका 1/1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। सीरीज वाले में क्या लिखा जाएगा, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस L3। तो बस याद, ये एक को याद रखो, बाकी को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तीन ही तो फॉर्मूला है, Q बराबर CV, ये और ये आपको L में काम देगा, E बराबर L इंटू DI/dt, V बराबर IR वहाँ काम देगा, और Q बराबर CV इसमें काम देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा रिजल्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी इसके पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका डिट्टो रेजिस्टेंस में भी मिल सकता है, और रिजल्ट वही आएगा, जैसे उल्टा आएगा। जैसे अगर आपका यहाँ पे किसी का 2C/5 आ रहा है ना, मान लीजिए C इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आएगा आपका 5R/2, ठीक है। मान लो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 11C/3, तो वहाँ आएगा 3R/11, जस्ट उल्टा, बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक जैसा चलता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग को चलते हैं अगले टाइप्स पे। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक बार। मिटा दे, तो एक अगर हम आपका कैपेसिटर का कम्बिनेशन कर रहे हैं तो कंफर्म मान के चलिए कि सबका सारा कम्बिनेशन हो जा रहा है। बस आप सी की जगह जहाँ जितना भी क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करवाए हैं उन सब में आप सी की जगह आर रखो और सॉल्व करके देखो रिजल्ट क्या आता है, जो बोले हैं वही आएगा, ठीक है। करके देख सकते हो, यू कैन। देखो अब हम लोग चलेंगे आगे, जो हम लोग का होता है, एक चीज समझ लो पहले। सिमेट्री, है ना। ये सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री समझते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी भी इंसान की बात की जाए तो वो अगर सही से देखा जाए तो वो मिरर के हिसाब से सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर अपने एक साइड पे यहाँ पे मिरर लगाए तो इसके जस्ट उधर उसको अपना ही साइड पूरा का पूरा इमेज के रूप में मिल जाएगा, यानी वो एक कंप्लीट इमेज आप देख सकते हो वहाँ। वैसे ही आप किसी लेटर को, मैक्सिमम लेटर को भी देखते होंगे कि वो सिमेट्रिक होता होगा, है ना। फिर जैसे अगर हम इसको बहुत बात करें तो ये एम कहाँ गया, सॉरी, ये एम सिमेट्रिक लग रहा है ना, ठीक है। अगर हम इसी में ऐसे एक और एम लिख दे, मतलब इसी तरह से, ये भी सिमेट्रिक है अभी भी। चलो तो अब एक काम करो, एक क्वेश्चन बना देते हैं इससे, और देखते हैं कौन सा सिमेट्री है। पहले कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, उसको याद रखिएगा। नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ लगाते कैपेसिटर,
यहाँ पे दे दो इस पॉइंट को ए, और यहाँ लगा लो फिर एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक लगा लो, फिर यहाँ एक लगा लो, और यहाँ एक पॉइंट दे दो बी। एक्चुअली हमको लगता है कि यहाँ पे दोनों सिमेट्री आ जाना चाहिए। देखते हैं, सी सी यहाँ लगाओ, सी यहाँ लगाओ, सी। चलो एक काम करो, यहाँ भी लगा लो दो कैपेसिटर। लगभग सारा कैपेसिटर अब लग चुका है, और आपको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं वो एक्चुअली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। सी इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के अक्रॉस, है ना, ये कितना होगा, यानी सीधा सी कहिए सी ए बी हमको बताना है, ए बी के अक्रॉस सी कितना होगा। सिमेट्रिक तो लग रहा है। देखिए दो तरह का सिमेट्री होता है वो, और दोनों हम इसी में समझा देंगे, इसलिए एक ही डायग्राम बना है। दो तरह का कौन कौन सिमेट्री जनरली हमको पढ़ना है। एक है आपका फोल्डिंग सिमेट्री, और दूसरा है आपका लाइन सिमेट्री। देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, लिखने का तरीका है। बुक में अगर आप जाइएगा, कुछ कुछ बुक में इसको लिखता है पैरेलल सिमेट्री, ठीक है, और किसी किसी बुक में इसको लिखता है परपेंडिकुलर सिमेट्री, और नहीं तो इससे अगर मन भर गया उसका तो इसको लिख देता है मिरर सिमेट्री। क्या लिख देता है? मिरर सिमेट्री। तो जैसा भी कहिए, लाइन सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री। अब बाकी सबको भूल जाइए, ये दो वर्ड याद रखिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर। मिरर भी है, परपेंडिकुलर भी है, जो भी है सबसे समझाएंगे। पैरेलल क्या है? तो कहता है कि ये सिमेट्री उस लाइन के क्रॉस लगता है जिस लाइन के क्रॉस, यानी अक्रॉस इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट। ये कहां लगेगा? अक्रॉस इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट, पैरेलल सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या लगेगा? परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट। समझ में आ रहा है? दो सिमेट्री है, याद रखना है। पहला सिमेट्री जो पैरेलल है वो कहाँ लगेगा? अक्रॉस, ऐसे आप चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते थे, लाइन ज्वाइनिंग, अक्रॉस लाइन ज्वाइनिंग, आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रॉस लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट। और ये कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट, है ना? इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कंडीशन क्या कहता है, पहले चलो यहां देखते हैं, इस वाले में बताते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री वाले में याद रखिएगा ये चीज। परपेंडिकुलर, इस सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो भी साइमेट्रिक पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल सेम होते हैं। पॉइंट्स on the perpendicular line to folding symmetry has same potential। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट ए है, नहीं ये मैंने, ये तो पहले ही दे दिए थे हम लोग। ये पॉइंट M है तो इसकी भी पोटेंशियल M ही होगी।
ये अगर n है तो इसका भी पोटेंशियल n होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल है। इस पॉइंट को अगर हम O मान लेते हैं तो ये MO के बीच में, ये भी MO के बीच में, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो फोल्ड करना होता है, इसमें करने क्या होता है, फोल्ड करना होता है इसको इस तरफ, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दो। तो फोल्ड करोगे तो होगा क्या, ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल C और C पैरेलल होगा तो कितना बन जाएगा, बोल दीजिए 2C। वेरी गुड। लेकिन यही रेजिस्टेंस रहता तो R और R कितना बन जाता, R/2। बस इतने ही फर्क है कैपेसिटर और रेजिस्टर्स वाले में। अगर यहां पे हम रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो R/2 होता क्योंकि वो पैरेलल में उल्टा चलता है, ठीक है। और सीरीज वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैपेसिटर वाले में 2C हो जाएगा। तो हम चलिए क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं अक्रॉस ए बी फोल्ड कर रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको हमको मिटाना है। लाइन सिमेट्री वाले के बारे में और लिख देंगे, हम फोल्डिंग वाला मिटाना चाहते हैं क्योंकि हमको बनाना है इसको, डायग्राम को मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए लाइन वाला इसलिए रहने दिए क्योंकि उसके बारे में भी हम आपको और भी कुछ बताना है क्योंकि क्या होता है इसमें। इक्विट कर दो, लगता है एक ही से काम चल जाएगा, एक और दे देते तो ठीक रहता। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन गया आपका 2C, ये बन गया फिर 2C, फिर ये भी बन गया आपका 2C, ये बन गया 2C और ये बन गया 2C। और इसके अक्रॉस तो आपको निकालना ही है, ये A है और ये B है। इजी है सॉल्व करना, कैसे होगा बताइए। सही सोचे हैं, C का C बन जाएगा, पैरेलल है तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। ये 2C हो गया, ये 2C का भी C होगा, ये C हो गया, 2C का C किए और ये 2C का फिर C कर लेते हैं इसके पैरेलल में, और फिर ये 2C, ये B, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होगा, अब रिजल्ट ये होगा कि ये फिर से कंबाइन होगा, ये 2C A पॉइंट, C और C 2C हो गया, B पॉइंट, और ये तीनों सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। अब हम इसके बारे में समझते हैं लाइन सिमेट्री। पहले इसको नोट कर लिए, पहले देख लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब लाइन सिमेट्री समझते हैं। लाइन सिमेट्री है क्या, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए लाइन सिमेट्री में हम लोग परपेंडिकुलर बोले थे लाइन ज्वाइनिंग के लेंगे और उसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अबाउट ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, जितना इस तरफ है वही उसका मिरर इमेज उधर है। तो चलिए एक लाइन देते हैं इसके परपेंडिकुलर, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको रुक जाइए। हाँ एक पॉइंट क्या लिखिएगा, देखिए पहले इसको हिंदी से समझा देते हैं, इंग्लिश में लिखना बड़ा तकलीफ होगा। मिरर सिमेट्री है मतलब कि जो चीज़ इधर होगा वही इधर होगा, मतलब जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा Q1 उतना ही चार्ज इसमें फ्लो करेगा Q1। ये तो साफ साफ यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए क्या होगा कि जो चार्ज यहाँ फ्लो करेगा Q2 वही चार्ज यहाँ फ्लो करेगा Q2 सिमेट्री की, और जो चार्ज यहाँ फ्लो करेगा Q3 वही चार्ज यहाँ भी फ्लो करेगा Q3। बात को समझे। और मान लो जो चार्ज यहाँ Q4 फ्लो करेगा वही चार्ज यहाँ फ्लो करेगा Q4। तो जिसमें चार्ज सेम रहता था वो कहलाता था सीरीज,
ये हम लोग पढ़े हैं, जिसमें चार्ज सेम रहता था वो कहलाता था सीरीज। इसका मतलब कि ये दोनों हो गया सीरीज और ये दोनों हो गया सीरीज, तो फिर ये बीच में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको हटाना है। लेकिन कनेक्शन करते वक्त ये याद रखना है आपको, जिसका चार्ज सेम था वही सीरीज में रखना है, ना कि उल्टा कर देना। ये नहीं कि आपने इसको इससे कंबाइन कर दिया, इसको इससे कंबाइन कर दिया, कभी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ Q2 और यहाँ Q3 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन अगर हम ऐसे करें, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि चार्ज इसमें भी Q3 है और चार्ज इसमें भी Q3 है, चार्ज इसमें भी Q4, इसमें भी Q4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चारों जो सीरीज में आना था आ चुका है। अब बाकी सिंपल है, ये CC का 2C, CC का 2C, CC का 2C, 2C 2C होगा ना। तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए हमारे पास इधर तो हमारा 2C है ही, ठीक है, फिर ये 2C है गया, फिर ये आपका 2C। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ये C और C 2C तो होगा, और ये C और C 2C होगा, और 2C और 2C का पैरेलल में, एक्चुअली सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, हम ज़्यादा कुछ जज्बात में भाग गए। C और C CY2 होगा, CY2 और ये भी CY2, कहीं उल्टा तो नहीं पीछे कर दिए थे, पता नहीं, कभी कभी हमसे हो जाता है। CY2 और ये CY2, तो C हो जाएगा, ये C, ये 2C। अगर पीछे कोई गलती होगा वो देख लीजिएगा, लग रहा है हमसे, कभी कभी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में हो जाता है। फिर ये हो गया हमारा C, और ये हो गया, ये तो C ही है ना, हम कहाँ चल जा रहे हैं आजकल, ये C, ये भी C। और अब देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से देख लेते हैं। C है, C और C का CY2 और इसका भी CY2, CY2 पैरेलल, C बन चुका है। अब आप चाहे तो फिर यहाँ पे फोल्डिंग लगा सकते हैं इसका इससे, और नहीं तो फिर सिंपल ये हो जाएगा 2CY3, CY3 और ये CY3, क्योंकि ये तीनों सीरीज में तो CY3 हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिख चुके हैं ही आप लोग। हाँ, तो क्या बन जाएगा, ये A पॉइंट, इधर हो जाएगा आपका ये CY3, और ये हो जाएगा CY3, ये B, और आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2CY3। हो गया सिंपल, CY3 2CY3। समझ गए, इजी है। बस क्या याद रखना था कि मिरर सिमेट्री जब लगाएंगे तो इधर जितना चार्ज आएगा वही इसमें भी जाएगा, जो इधर चार्ज आएगा वही इसमें भी जाएगा, वही चार्ज इधर, मतलब इस तरह से हमको याद रखना है। और जिसका चार्ज सेम है उसी दोनों को सीरीज करना है, नहीं कि किसी और को कर देना है। तो ये याद रखना है मिरर वाले में, ठीक है। फोल्डिंग वाले में क्या था कि इसके अपोजिट जो उसके लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। इसको हटा दो अभी फिलहाल, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उन सब का पोटेंशियल क्या था, सेम था, फिर वहां से सॉल्व किए थे, तो दोनों तरह की सिमेट्री हो गई है। लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही हम लोग देखे हैं ना। अभी इस पे इतना जो भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है वो हम कैपेसिटर का देख लेंगे। आप लोग का काम क्या है कि जितना भी क्वेश्चन हम कैपेसिटर पे करवा रहे हैं, सेम को जाके आप रजिस्टर पे कर लीजिए। अभी तक जितना पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस वो प्लेट्स वाला नहीं, क्योंकि प्लेट वाला उसमें होता नहीं है। ठीक है, नोट करिए। तब अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।